ऑलराइट, माय स्क्रीन इज विजिबल। Yes, ma'am. Yes. ठीक है, कहाँ पहुंचे थे हम कल? कल हम क्या कर रहे थे? रिव्यू। Book CID. reading. सीआईटी क्या? सीईआरटी का बुक रिव्यू। हम एनसीईआरटी का बुक रिव्यू कर रहे थे, राइट? ऐसी सी स्लाइड थी। यस मैम। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तुम सबको कैसे हटाऊं, मैं सिर्फ मैं ही दिखूं, ये हो नहीं पा रहा मुझसे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। लेट लतीफ कहाँ थे? पता है कितना सारा मिस कर दिया तुमने। मैम कॉल पे बात कर रहे थे मैम, फादर ना फोन में, इसलिए। अच्छा चलो ठीक है, फिर तुमने कुछ मिस नहीं किया, मैं झूठ बोल रही थी। ओके मैम। गुड इवनिंग आर्यन। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हम एनसीईआरटी रिव्यू कर रहे थे। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे सो गए थे, लेकिन मैंने तुमको टेक्निक तो बताई थी ना जागने की। अब अगर तुम नहीं जागो तो मैं क्या करूं? ठीक है, तो जागते रहना बीच में। चलो। Ma'am, नहीं सोए। नहीं सोए, गुड। ये बच्ची नाम रोशन करेगी। ऐसे चले थे हम लोग, हम सीख रहे थे कि कैसे बुक को रीड करना है, कैसे अंडरलाइन करना है, कैसे अपने आप को सोने से रोकना है, और कैसे फोकस करना है बोरिंग बोरिंग वाले टॉपिक पे, राइट? वही कोशिश कर रहे हैं हम लोग, अपने आप से ही एक लड़ाई है। बुक और पेंसिल है सबके पास? स्टार्ट करूं फिर? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। कोई कार्टून नेटवर्क का प्राणी जो भी बुक एंड पेंसिल ना लेकर आया और सोचे ओ हो मैं भूल गई, है कोई? क्या भूल गया? No, सब ma'am. लिया नहीं? अच्छा ठीक है। हाँ जी अनीश। अनीश, ये जो तुमने हाथ खड़ा मैम हो गया तैयार। हाँ? मैम ऐसे क्लिक हो गया था, करना था। अच्छा, गुस्ताखी। शान में गुस्ताखी करोगे? यस मैम। सभा से निकाल दिए जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ही कठिनाई से पढ़ा था, फिर तो मैं थक गई थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करा था हमने, फिर हमने और कठिनाइयों से पढ़ा था, और उसके बाद हमें मिले थे हेमंत दास जी। कौन है ये? मैम इंडिया के लिए पहला गोल्ड लेके आए थे 2008 में। 18। यस मैम। वेरी गुड। 2008 में तो गुड़िया सिर्फ 8 साल की थी, 2000 में तो पैदा हुए हैं ये। वेरी गुड। और इनकी क्या स्टोरी थी? इनकी एक स्पेशल स्टोरी थी कि ये अपने शूज के ऊपर एडिडास लिखते थे, और बाद में एडिडास ने इनके अपने शूज के ऊपर इनका नाम लिख के भेजा है, राइट? अरे बहुत। यस मैम। ओके शालिनी, अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यू है तो तुम बाद में लेक्चर देख लेना रिकॉर्डेड, अगर अभी चल रहा है तो जितना कर सकते हो कर लो, ओके? अगर Yes, फोन का ma'am. अगर फोन का तुम्हें बैटरी चाहिए तो कोई बात नहीं, चली जाओ क्लास से बाद में कर लेना, अगर बहुत प्रॉब्लम है तो, ओके? फिर हम यहाँ पहुंचे थे, फिर हम इन मेथड्स पे आए थे, राइट? और हम यहाँ पहुंचे थे जब सर आ गए थे, है ना? Yes, ma'am. ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। यस मैम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो सब एनसीईआरटी में ये पेज खोल लो, पेज नंबर नहीं मुझे ऑब्वियसली पता, पर जहाँ पर ये पिक्चर है उसी के साथ ये थ्योरी, ओके? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, लेट्स स्टार्ट। ओके, अब सब अपने माइक बंद करेंगे, जिसको डाउट होगा वो हैंड रेज करेंगे, अगर मैं ना सुनूं तो मुझे फिर माइक ऑन करके बोल देना। फिर मैं सुन लूंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। सो oral administration of small doses of either progestogens or progesterone estrogen combination is another contraceptive method used by the female. They are used in the form of tablets and hence popularly called as pills. So हमें पता चला, हमने जब लेक्चर किया था तो हमने चार्ट बनाया था ना 3 टाइप का ऑरल एडमिनिस्ट्रेशन में हमने बनाई थी। एक तो पिल्स थी जो दोनों प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन था, एक ऐसी पिल्स थी जो सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन से भरी हुई थी, राइट? और एक हमने सहेली पढ़ा था, याद है तुम्हें? ऐसे 3 कॉलम बनाए थे। यस मैम। Yes, ma'am. तो तुमको पीछे पीछे याद करते हुए चलना है, ठीक है? अगर तुम याद नहीं कर पा रहे हो उस वाले पैराग्राफ पे लिख लेना, ठीक है? रीड इट, मतलब कि नोट्स के बाद इसको तुम्हें दोबारा पढ़ना है, ओके? यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, कंपटीशन नहीं चल रहा, हम ट्यूशन पढ़ रहे हैं ना, तो ट्यूशन का मतलब ये होता है कि जो हमारी कमी है हमें यहीं पर देखनी है, तो उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। अगर कोई बच्चा याद नहीं कर पा रहा है दैट मीन्स उसको दोबारा पढ़ने की जरूरत है, ओके? अपने आप को एनालाइज करते चला जाना, क्योंकि मैं नहीं बता पाऊंगी ना, ये तो तुम ही जानते हो। चलो, pills have to be taken daily for a period of 21 days starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. So इस लाइन को अंडरलाइन कर लो कि ये जनरल लैंग्वेज में बता रहा है कि पिल्स को कैसे लेना है।
जस्ट स्पेसिफिकली हमने सहेली पढ़ा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। ये जनरली बता रहा है कि पिल्स को हम कैसे लेते हैं फीमेल। पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर पीरियड ऑफ 21 डेज। तो 21 डेज के पीरियड के लिए एक मंथ में फीमेल जो होती है पिल्स लेती है, ठीक है। और जनरली वो स्टार्ट करती है फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो खत्म होने पे फर्स्ट 5 डेज होते हैं तब वो पिल्स लेना स्टार्ट कर देती है, इसलिए 21 डेज अप्रोक्सीमेटली हो जाते हैं, ठीक है। तो वो रोज पिल्स लेती है 21 डेज के लिए, ओके। तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। तो जर्नल पिल्स को कैसे लिया जाता है ये बता रहे हैं वो, ओके। सहेली के केस में थोड़ा डिफरेंट था, तो जहां पर आएगा वहां पर हम लिख लेंगे, राइट। नाउ आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर, तो जब तक मेंस्ट्रुएशन हो रही है, मतलब जब तक ब्लीडिंग हो रही है फीमेल की बॉडी से, एंडोमेट्रियम बाहर आ रही है ब्लड वेसल्स के साथ, सो दैट इज अ गैप पीरियड। इट हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन। तो ये कह रहे हैं कि जब तक ब्लीडिंग हो रही है तब उसको लेने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है। अब तो इम्प्लांटेशन नहीं हो सकती है तो कंसेप्शन तो नहीं हो सकता, मतलब प्रेगनेंसी नहीं आएगी। तो बस उस पीरियड को छोड़ के बाकी हर रोज फीमेल एक पिल लेती है जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के ऊपर होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ पिल्स होती है, डिफरेंट हार्मोनल कॉम्पोजिशन होती है, और जो मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं वो समझाते हैं अच्छे से कि कैसे यूज करना है, ठीक है। अब ये था पिल्स को यूज करने का तरीका। तो यहाँ तक उन्होंने बताया है कि कैसे एक फीमेल यूज करती है इसे। अब वो क्या बता रहे हैं कि उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फंक्शन, मैं दूसरी लाइन से कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फंक्शन। तो ये दे से मतलब है पिल। तो दे इनहिबिट ओव्यूलेशन, पहला फंक्शन है, ये ओव्यूलेशन रोक देगी, अंडा ओवरी से रिलीज नहीं होने दे रही। इम्प्लांटेशन भी इनहिबिट कर रही है, as well as alter the quality of cervical mucus to prevent retard entry of sperm. So alter the quality of cervical mucus is third point. तो अगर तुमको फिर भी छोटा बनाना है तो लिख लो पिल फंक्शन, ऐसे फंक्शन की शॉर्ट फॉर्म है। तुम्हें दिख रहा है मैं साइड में क्या लिख रही हूँ? दिख रहा है लेफ्ट साइड में क्या लिखा मैंने? तो पिल फंक्शन लो और ऐसे 3 कॉलम बना लो और ये 3 वर्ड लिख लो। इनहिबिट ओव्यूलेशन, ठीक है, अपने को बुक में लिख लो। इनहिबिट इम्प्लांटेशन और अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्विकस म्यूकस, जो हमने कल भी किया था कि सर्विकस म्यूकस की क्वालिटी बदल देती है, तो स्पर्म की एंट्री को इनहिबिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्पर्म को भी रोकते हैं कि अगर स्पर्म अंदर आ रहा है तो कम स्पर्म अंदर आए, ठीक है। ये ओव्यूलेशन भी रोकते हैं कि जब फीमेल की बॉडी से एग भी ना रिलीज हो, और ये इम्प्लांटेशन भी रोकते हैं कि मान लो स्पर्म आ गया, मान लो एग रिलीज हो गया और मान लो फर्टिलाइजेशन होगी, फिर भी इम्प्लांटेशन ना हो। इसलिए फीमेल पूरे मंथ इसको लेती है, सिर्फ उस टाइम पे रुकती है जहां पर मेंस्ट्रुएशन हो रही होती है, और उसको कहते हैं गैप ऑफ 7 डेज, ठीक है। गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pills are very effective with lesser side effect and well accepted by the females. ये होगी इसकी खासियत। खासियत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोज, राइट। ओके, सो प्रोज क्या है इसके? बहुत इफेक्टिव है, लेसर साइड इफेक्ट्स है। गुड इवनिंग, लेट होगी तुम। Sorry, ma'am. अभी कंटिन्यू यहीं से कर लो, ये पेज ढूंढ लो जहां पर ये वाली, कोई बात नहीं, जहां पर ये पिक्चर है एनसीईआरटी में, ये पेज ढूंढ लो। ओके भाई, ध्यान से सुनो। वेरी इफेक्टिव है इसका पहला प्रोस, लेस साइड इफेक्ट्स है इनके, साइड इफेक्ट्स लेकिन है, और ये वेल एक्सेप्टेड है बाय द फीमेल्स। इंडिया में बहुत यूज होती है पिल्स, ओके। तो ये इसके कुछ अच्छे प्रॉफिट होगी। तो अगर तुम्हें स्कूल में भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम पिल्स पे लिख सकते हो। अब यहाँ पे आ गया नीट का सबसे स्पेशल, कौन स्पेशल? उनकी सहेली। सहेली अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल कंटेन नॉन स्टीरॉयडल प्रिपरेशन। ये रहा नीट का 4 मार्क का क्वेश्चन, ये छुपा के लिखा हुआ है, इसको ऐसे अंडरलाइन करके एक्सपोज कर दो, छुपना नहीं है, ठीक है। इट इज वंस इन अ वीक पिल, हफ्ते में एक बार लेनी है। तो देखो कहाँ कंफ्यूजन आएगी। बेटा माइक बंद कर लो, मुझसे मत कष्ट करवाया करो बार बार माइक बंद करवाने का। देखो क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करेगा तुमको, कि तुमने ऊपर तो पढ़ा था कि महीने भर दवाई लेनी होती है, पिल्स लेनी होती है 21 डेज के लिए, लेकिन सहेली में ये क्या कह रहा है? वंस इन अ वीक, यानी हफ्ते में एक बार पिल लेनी है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जनरली वो कह रहे हैं पिल्स के लिए कि 21 डेज तक लेनी है डेली। और स्पेशली सहेली, सहेली तो सहेली है ना, तुम्हारी सहेली की स्पेशल वैल्यू होती है घर पे, है ना, तुम्हारी जिंदगी में। तो जो तुम्हारी स्पेशल सहेली है उसके साथ वंस इन अ वीक लिख लो। वंस लिखना, वन मत लिख देना, वंस इन अ वीक,
ठीक है, तो ये 2 पॉइंट साइड में लिख लो क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकते हैं और ये नीट का तुम्हारा क्वेश्चन बनता है। 2 क्वेश्चन निकलते हैं, नॉन स्टेरॉइडल है ये, वंस इन अ वीक है ये, और ये क्या काम करती है पिल्स, ये क्वेश्चन बनता है। और कब हम इसको नहीं लेते, फीमेल नहीं लेती, गैप पीरियड के टाइम पे। तो 4 क्वेश्चन तो यही हो गए, समझ आई? Yes, तो ma'am. ये वाले पॉइंट तुमको अंडरलाइन करने पड़ेंगे जो मैंने यहाँ अंडरलाइन करे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो भी एंट्रेंस में आने के चांसेस है उसको छुपे हुए होते हैं, हमने उसको ढूंढ के निकाल लेना होता है, और सब यही होते हैं। चलो आगे। Yes. Yes, ma'am. Okay. Progestogens alone or in combination with estrogen can also be used by females as injection or implants under the skin. इंजेक्शन की तरह भी हॉर्मोन्स का मिक्सचर ले सकते हो या इम्प्लांट्स की तरह भी हार्मोन का मिक्सचर ले सकते हो। हार्मोन है ना, तो हार्मोन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ इनको अंडरलाइनिंग करना। Their mode of action is similar to that of pill and their effective period are much longer. तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि पिल और इंजेक्शन के बीच में कंपैरिजन करके बता रहे हैं। तो ये लाइन को कर सकते हो तुम, कहाँ है इंजेक्शन और पिल्स, सॉरी बहुत सारा हो गया ये, यहाँ से करती हूँ। सो इंजेक्शन और पिल्स इम्प्लांट्स को अंडरलाइन करा मैंने, और इसके बाद मैं लिख सकती हूँ मोड ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड्स आर मच लॉन्गर, ज्यादा टाइम के लिए इफेक्टिव रहती है, ठीक है। तो इतनी लाइन को मैं कर सकती हूँ, तो पेज देखते मुझे पता चल जाएगा इंजेक्शन और पिल इम्प्लांट्स के बारे में बात हो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन और आईयूडी विदिन 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptive as they could be used to avoid possible pregnancy due to rape and casual unprotected intercourse. तो यहाँ पर एक इसकी बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं विद इन 72 hours of coitus क्या मेथड यूज कर सकते हैं। तो 72 आवर ऑफ क्वाइटस जब हुआ है तो 72 आवर्स के अंदर, क्वाइटस होने के बाद 72 आवर्स के अंदर ये किया जा सकता है, या तो एडमिनिस्ट्रेशन कर दो प्रोजेस्टेरोन की या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के मिक्सचर की कर दो, या फिर इंट्रायूटेराइन डिवाइस की फटाफट अगर जो डॉक्टर है वो इम्प्लांट कर दे, तो पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत ही इफेक्टिव इमरजेंसी कंसेप्शन का मेथड है, ठीक है। तो अगर फिर भी लिखना चाहते हो तो साइड में लिख दो इमरजेंसी वे, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में तुम्हें एनसीईआरटी कहता है कि या तो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन कर लो, ठीक है, या वो कह रहा है कि प्रोजेस्ट्रोजन का कर लो सिर्फ, या फिर वो कह रहा है आईयूडीज इम्प्लांट कर दो, लेकिन तीनों चीजें होनी चाहिए विद इन 72 आवर्स, ये कंडीशन है। तो अगर ये हो जाए तो अनप्रोटेक्टिव कैजुअल सेक्स या रेप की वजह से जो सेक्स हुआ है उसमें प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। ओके, हेलो, Yes, ma'am. जिंदा हो? Yes, हो ma'am. Yes, हो कि चले गए? ma'am. No, ma'am, है। नाइस, अच्छा लगा मुझे, हो मैं भी हूँ। अगले पे चले? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बेटा, तो पिल से भी बच गए तुम, क्या बात है। अब आगे चलते हैं, और ये थोड़ा इजी है, इसको हम कहते हैं सर्जिकल मेथड, इसको हम स्टरलाइजेशन भी कहते हैं। तो सर्जिकल मेथड का ही दूसरा नाम है स्टरलाइजेशन। जिनको इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, कंफ्यूजन है ना, वो तो कहीं भी हो सकती है, तो सर्जिकल को ही स्टरलाइजेशन लिख लो कहीं पे साइड में, क्या दिक्कत है, थोड़ा बहुत लिखने में क्या हो जाएगा। Are generally advised for male and female partner as a terminal method to prevent any more. Next line. Okay. So थ्योरी पे फिर आते हैं, ये डायग्राम दिख रहा है एनसीईआरटी का? Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. लेबल होने के लिए आ सकता है, और अगर लेबल होने के लिए आ गया तो ये होते हैं हमारे फ्री के मार्क्स। ऐसे एनसीईआरटी कह रहा है, मैं दे रही हूँ, मतलब एंट्रेंस वाले कह रहे हैं हम नंबर दे रहे हैं, तुम फटाफट खींच लो, ठीक है। तो ये जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, राइट, करेक्ट बोला ना मैंने इस बार? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, सिंबल सब पहचानते हैं, जो नहीं पहचानते हैं तो बेटा ये मेल है और ये फीमेल बता तो दिया ठीक है। तो ये वासा डिफरेंस, ये क्या था? अनिश तुम के पानी के अंदर बैठे हो, बुलबुल की आवाज क्यों आ रही है? रुको, तेरे को करूँ, मुझे रुक जा। ओह अच्छा, अनिश रोबोट है, पता नहीं था। ओके, तो बेटा यहाँ बनते हैं स्पर्म, और स्पर्म
ऊपर की तरफ जाते हैं वास डिफरेंस की तरफ, राइट। तो वास डिफरेंस को सर्जिकली कट कर देते हैं, देखो यहाँ पे कट किया, फिर उसको टाई कर दिया है, तो यहाँ तक स्पर्म तो आ जाएंगे लेकिन इससे आगे जा नहीं पाएंगे, ठीक है। इजैकुलेशन के लिए सीमन बनेगा क्योंकि ये ऑर्गन तो यहाँ पर सब रिलीज कर रहे हैं ना अपनी सिक्रीशन, तो सीमन बेशक बनेगा लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होगा, ठीक है। तो बिना स्पर्म के इजैकुलेशन मेल में दिखेगी लेकिन स्पर्म नहीं होगा उसके अंदर, तो स्पर्म भी यहाँ बनेगा लेकिन वो प्रोटीनेशियस ही होता है तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं मेल के केस में? Vasectomy. वेसेक्टोमी, राइट। टोमी मीन्स काट देना, और वेसेक वास वर्ड यहाँ से आया है, वास डिफरेंस से, इसे इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। सिमिलरली फीमेल के केस में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा अच्छा एग रिलीज होगा, ओहो, तो हमने एग को यहाँ रिलीज करने से तो हम रोक नहीं सकते लेकिन हम स्पर्म को एग तक पहुंचने नहीं देंगे, तो ये सारी बाधाएं स्पर्म के रास्ते में डाली गई हैं। तो इन्होंने कहा स्पर्म किसी भी डायरेक्शन से आता है, चलो फेलोपियन ट्यूब को ही कट कर दो, तो स्पर्म एग से कभी मिल नहीं पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो कट हुई है फेलोपियन ट्यूब है, राइट। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्यूब से वर्ड आता है ट्यूबेक्टोमी। ओ अनीश बहुत शोर है बेटा, तुम अनम्यूट मत करो, तुम चैट पे लिख दो, डरा रहे हो, ओके। तो ये दो स्टरलाइजेशन के मेथड है जिनको हम क्या भी बोलते हैं, हम उसको सर्जिकल भी बोलते हैं, सिर्फ सर्जिकल मेथड्स और सिंपली स्टरलाइजेशन, गॉट इट। ये जो मेथड है ना ये परमानेंट वाले हैं, ये वो लोग करते हैं जिनको है कि हमें आगे बेबी नहीं चाहिए कभी, क्योंकि इनका जो रिवर्सल है वो बहुत बुरा है, ठीक है। इसके रिवर्सल में इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं और ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता क्योंकि सर्जिकली कट करके टाई कर दिया उसको, तो दोबारा से इसे खोल के साथ में जोड़ने का ना सक्सेस रेट बहुत कम है। तो ये परमानेंट है, जिनको अब आगे अपनी फैमिली नहीं बढ़ानी है ये उनके लिए है, ओके। इसे हिंदी में मैम नसबंदी भी कहते हैं। हाँ जी बोलो। मैम इस केस में क्या एग रिलीज ही नहीं होता है? नहीं, किसने कहा कि रिलीज नहीं होता, मारूं मैं तुझे? ये तेरे को अंडा नहीं दिख रहा मैम ये जो तो मैंने क्या व्हाइट कलर का? मैम तो क्या ये वो नहीं दिख डिस्ट्रॉय हो जाता है? रहा? हाँ अपने आप भूल जाता है, वो 24 घंटे से वेट करती है, आया 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 नहीं आया, छू, धीरे धीरे वो खुल जाती है, प्रोटीन होता है ना, डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्पर्म भी तो वेट करता है, गया गया नहीं गया, छू, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ओके। यस मैम। हाँ ये नमूने ये तेरे लिए लिख रही हूँ मैं, एग। और ये बेटा ये ब्लू कलर का जो मैंने ये बनाया है इतने प्यार से, ये स्पर्म है। चलो चलूं आगे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कौन है ये? Himada. हिमा दास। हिमा दास, यस। और अगर आप ध्यान देंगे तो सॉरी, तो ये के शूज पे लिखा हुआ है, तो एडिडास ने लॉन्च किए थे इनके नाम के शूज, मार्केट में मिलते हैं अभी भी। ओए सोचो, Yes, वो चाहती थी एडिडास का शूज हो, अब शूज उनके नाम के होता है, सोचो सक्सेस ऐसी भी होती है। चलो चले आगे। yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ओ क्वेश्चन टाइम। या नहीं ट्यूबेक्टोमी में तो ब्लीडिंग होगी या नहीं ट्यूबेक्टोमी में? बेटा साहिल ब्लीडिंग क्यों होती है, कौन सी लेयर बाहर आती है? अगर तुम मेंस्ट्रुअल साइकिल में जाओ, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हमने पढ़ी थी, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो उसके बाद साइकिल अपने आप को रिपीट कर देती है ना, जिसमें ब्लीडिंग हो जाती है ना। तो नॉर्मल फंक्शनिंग तो चलती रहेगी ना बॉडी की। चले आगे, Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. साहिल क्लियर? साहिल मैसेज कर देना क्लियर हुआ है या नहीं। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन, 1 2 3 स्टार्ट। ओके चलो शाबाश, नाम रोशन करोगे तुम। ये तो सारी फोटो हट रही है। ओके ओह नो, बताओ भाई, ये मेरे समझ तो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं पूछते किससे। हाँ जी ऑलराइट। आंसर आने स्टार्ट हुए तो बिल्कुल अलग आंसर आ रहे हैं, शाबाश बहुत बढ़िया, मतलब नाश कर दो तुम, वाह।
सारा ऑप्शन आ गया आंसर में, बस यही मुझे उम्मीद टूट गई। ये तुम मेरी बेइज्जती कराओगे संडे के टेस्ट में, नंबर ले आना संडे के टेस्ट। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। सारे आंसर लिख दो, कुछ मत छोड़ना। ओके ओके, ऑलराइट, स्टॉप, लेट्स डिस्कस। You need discussion in this one. Consider the following statement. इन statements को consider करना है और फिर आंसर बताना है। तो तुमको इन statements को read करना होता है। ये क्वेश्चन नीट में आजकल बहुत आ रहे हैं। ओके, इनको रीड करना है, फिर इनमें से आंसर ढूंढना है। ओके, तो ये इतना क्वेश्चन ही है, अभी तक क्वेश्चन ही चल रहा है इसमें। ऑलराइट, वैसे तो मैं सीधी लाइन भी डाल सकती हूँ, पर क्यों डालूं? ओके, तो क्वेश्चन है ICSI। अरे क्या होता है ICSI? Intracytoplasmic Sperm injection. Intracytoplasmic sperm injection is an IVF procedure in which single sperm is injected directly into the egg. इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन वो टेक्निक है जो एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। मतलब पेट्री डिश के अंदर अंडा लेंगे, स्पर्म के अंदर डायरेक्टली अंडे के अंदर डायरेक्टली स्पर्म को डाल देंगे। ठीक है। दूसरा कह रहा है दिस प्रोसीजर, मतलब ये ICSI की बात कर रहे हैं, दिस प्रोसीजर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू ओवरकम फीमेल इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम। ये तब होता है जब, मोस्टली इसलिए यूज होता है क्योंकि फीमेल की फर्टिलिटी का इश्यू होता है, तभी हम इसको ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, ये वर्ड बोल रहा है। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, ICSI यही होता है। यस मैम। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। अब हमें ऑप्शन भी तो ढूंढना है ना यार, तो पहले तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। दूसरा, ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि पहली तो करेक्ट है ही है, तो सेकंड ऑप्शन तो कट हो गया। ये तो नहीं है, ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, हटाओ इसको रास्ते से। फिर है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अभी सेकंड तो हमने डिस्कस नहीं करा, हो सकता है ये सही हो। नन इज करेक्ट, ये भी सही नहीं होगा क्योंकि पहली तो सही बता दी ना। तो हमेशा जब 4 ऑप्शन में ऐसा आता है ना, तो 2 ऑप्शन 2 मिनट में आपको मिल जाता है इनकरेक्ट। अब है सवाल, क्या सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है? सो क्या ये प्रोसीजर मोस्टली इसलिए यूज होता है कि फीमेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, या मेल इनफर्टिलिटी में भी यूज हो सकता है? Males. Males, ma'am. दोनों में मैम। दोनों में हो सकता है ना। तो लेकिन ये तो कह रहे हैं मोस्ट कॉमनली सिर्फ फीमेल के केस में यूज होता है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक था? नो मैम। नहीं था। एग्जैक्टली ऐसा जब स्पेसिफिक नहीं था तो स्टेटमेंट सही हुई या गलत? Wrong. गलत। बोथ 1 and 2 तो करेक्ट हो नहीं सकते क्योंकि 2 तो इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर क्या बचा? फर्स्ट। One. फर्स्ट आंसर बचा। तो जिन्होंने कर लिया था गुड, जो नहीं कर पाए कोई बात नहीं, भी समझ आया ना कैसे करना है। यस Yes, ma'am. मैम। तो अभी तुम लोग सीख रहे हो क्वेश्चन कैसे करना है। और हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस के टाइम पे जब पढ़ते हो क्वेश्चन, तुमको बेशक आंसर निकल गया, एक स्टेटमेंट से निकल गया बाय चांस, लेकिन तुम्हें दूसरी स्टेटमेंट में जो चीजें लिखी है वो नहीं पता है, तो तुमको उसको जाके पढ़ना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता तुम्हें आंसर सही करके आने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब होता है तुमको ये समझना है कि तुमको कितना कॉन्सेप्ट आता है। और अगर उस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन नहीं आते हैं तुम्हें, तो तुमको वो चारों ऑप्शन एक बार क्विकली पढ़ने हैं कहीं से। ठीक है, क्योंकि ऐसे थोड़ी है कि नीट में ये क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इन चारों ऑप्शन में से कुछ आ सकता है। राइट, मतलब ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, पर समझ रहे हो ना मेरी बात क्या बोल रही हूँ? यस मैम। मैम। आप बड़े समझदार हो। हाँ जी बोलो। मैम बोल के चुप हो गई ये बच्ची। चलो, यस मैम बोला था। यस खा गई मुंह में ही, कह रही मैम। सर्जिकल इंटरवेंशन, चलो फटाफट इसको रीड करते हैं। आ जाओ भाई, बहुत लंबा पैराग्राफ है, वो मुझे डर लग गया, जल्दी रीड करो। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। तो ये कह रहे हैं सर्जरी से होता क्या है, तो इस प्रोसेस का ये मतलब समझा रहे हैं कि सर्जरी करने से क्या रुकता है, गैमेट का ट्रांसपोर्ट रुकता है। ठीक है, गैमेट की फॉर्मेशन नहीं रुकती है। कहाँ गया वो बच्चा जो मुझे बोल रहा था अंडा नहीं बनेगा? इधर देख, गैमेट का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हुआ। ओके, तो सर्जिकल इंटरवेंशन से क्या होता है, ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट। तो जहाँ सर्जिकल इंटरवेंशन लिखा है, ये पिछला पेज है ना NCERT का, तो ये यहाँ पर सर्जिकल मेथड लिखा ही था, ऐसे बॉक्स तुमने बना रखा था। अब हम अगली लाइन पे जाएंगे,
और हम इसको या तो अंडरलाइन कर लो या ऐसे ब्लॉक बॉक्स बना लो, ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट, इतना ही बहुत है, अंडरस्टूड है बाकी की चीजें, राइट। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वेसेक्टोमी एंड इन द फीमेल इज कॉल्ड ट्यूबेक्टोमी। इसे तुम अंडरलाइन कर सकते हो। वैसे मैं सजेस्ट करूंगी कि उस डायग्राम के नीचे लिख लो जो हमने पीछे देखा था। बाकी सबकी अपनी श्रद्धा कपूर है, मैं कुछ कह नहीं सकती। अभी जो पूरा पैराग्राफ है ना जो हमने पढ़ा है अभी कि इसे कैसे करते हैं। In vasectomy, a small part of the vas deferens is removed and tied up through a small incision in the scrotum. Whereas कि थोड़ा सा इंसिजन स्क्रॉटम की तरफ से करते हैं, फिर ये टाई अप का प्रोसेस कर देते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। Whereas a tubectomy, a small part of the fallopian tube is removed and tied up through a small incision in the abdomen और through vagina. vagina के थ्रू भी इंसिजन करने की कर लेते हैं और कभी कभार मोस्टली एब्डोमेन की तरफ से कर लेते हैं थोड़ा सा चीरा लगा के। सो दिस टेक्निक्स आर हाईली इफेक्टिव। तो ये करना है, टेक्निक आर हाईली इफेक्टिव, या सिंपली हाईली इफेक्टिव को अंडरलाइन कर लो, ठीक है। ये हाईली इफेक्टिव है। और एक पॉइंट जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट रिवर्सिबिलिटी इज पुअर। समझ रहे हो, स्टरलाइजेशन के नोट्स तो बहुत छोटे बन गए और इसको तुम ये डब्बे को ऐसे बनाकर बॉक्स यहाँ पर लिख सकते हो, प्रोसेस और प्रोसीजर कि कैसे हुआ है ये प्रोसीजर यहाँ मेंशन है, राइट। एक एक लाइन को अंडरलाइन करोगे तो बहुत मैसी हो जाएगा। तो मैं जब इस पेज को देखूंगा तो मुझे दिख जाएगा कि ब्लॉक करता है गैमेट ट्रांसपोर्ट का, स्टरलाइजेशन के दो नाम ये है, हाईली इफेक्टिव टेक्निक और रिवर्सिबिलिटी पुअर है, राइट। तो मुझे प्रोसेस पढ़ना होगा तो पढ़ लूंगी। गॉट इट? Yes, ma'am. It needs to be emphasized, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, that a selection of suitable contraceptive method and its use should always be undertaken in consultation with qualified medical professional. Contraceptive pills लेनी है, बैरियर मेथड यूज करनी है, नेचुरल मेथड्स यूज करनी है, ये सर्जरी करनी है, ये हर फैमिली को हमेशा एक मेडिकल प्रोफेशनल से सलाह लेनी चाहिए। पड़ोस वाली आंटी और अंकल गलत हो सकते हैं, हो सकता है ना उनको साइंस की नॉलेज ना हो, तो नहीं सुननी पड़ोस वाले आंटी अंकल की बातें अनटिल अनलेस वो मेडिकल प्रोफेशनल है। तो मेडिकल प्रोफेशनल से सलाह लेनी है कि कौन सा टेक्निक ज़्यादा बेहतर रहेगा इस केस में। One must always remember that contraceptives are not regular requirement for the maintenance of reproductive health. ये वो लाइन है जो पूछी जा सकती है कंफ्यूज करने के लिए। That contraceptives, इसे अंडरलाइन करो, are not regular requirements for the maintenance of reproductive health. रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर एक इंडिविजुअल की मेंटेन करनी है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, राइट, तो इसको मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव जीवन में हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये तो हम प्रेगनेंसी से मेंटेन करने के लिए हम मेजर्स यूज करते हैं कि हम अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचे, लेकिन अगर कोई नहीं भी यूज करा तो वो भी हेल्दी है, ओके। इन फैक्ट दे आर प्रैक्टिस अगेंस्ट अ नेचुरल रिप्रोडक्टिव इवेंट दैट इज कंसेप्शन ऑफ प्रेगनेंसी। देखा जाए तो नेचर डिसाइड करती है ना एक तरह से कि एक नेचुरल प्रोसेस है प्रेग्नेंट होना, राइट, तो हम उसे उल्टा रोक रहे हैं। One is forced to use this method either to prevent pregnancy or to delay or space pregnancy due to personal reasons. तो लोग इसे यूज करते हैं अपनी अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग कि उनको किस लिए चाहिए। No doubt the widespread use of these methods have significant role in checking uncontrolled growth of population. तो इन मेथड का एक बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं। The widespread use of these method means contraceptive method, have a significant role in checking uncontrolled growth of population. ये जो जनसंख्या बढ़ती ही चली जा रही है, इसको रोकने में इसका बहुत कंट्रीब्यूशन है, ऑब्वियसली है। नहीं तो अगर हर एक इंटरकोर्स प्रेगनेंसी में रिजल्ट करेगा तो बच्चे ही बच्चे चारों तरफ, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करती है। However, there are possible ill effects like nausea, abdominal pain, नोजिया, उल्टी की फीलिंग, एब्डोमिनल पेट में दर्द, तो जैसे तुम्हारा स्कूल में या टेस्ट होता है तुम्हारे पेट में दर्द हो जाता है, इनको जेन्युइन ही होता है। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, कभी कभार प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग होना, कभी कभार इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मेंसेस भी कभी कभार इनरेगुलरली आते हैं, प्रॉपर नहीं आते हैं, मतलब कुछ दिनों के बाद थोड़े थोड़े आते हैं। इवन ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। Though not very significant, should not be totally ignored. हमेशा सिग्निफिकेंट नहीं होता हर केस में, पर इनके साइड इफेक्ट्स तो है। यहाँ पे इन्होंने थोड़े से साइड इफेक्ट्स मेंशन करे हैं जिन पे जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो बाकी इसे अंडरलाइन कर लो, ओके। ये पेज डन? Yes, ma'am. चलो अब ये छोटा सा लेफ्ट साइड में से छुपका के पैरा सा दिया है तो इसे कर लेते हैं हम लोग, ओके। सो इसमें ये किसकी बात कर रहा है, इसमें ये बात कर रहा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है।
एमटीपीज फुल फॉर्म आनी चाहिए हर एक शॉर्ट फॉर्म की हमेशा। और अगर तुम स्कूल में भी शॉर्ट फॉर्म लिख के आने वाले हो तो पहली लाइन जब तुम पहली बार इसे लिखोगे तो तुम फुल फॉर्म लिखोगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ब्रैकेट में एमटीपी लिखोगे। उसके बाद तुम अपने आंसर में एमटीपी लिख सकते हो। अगर तुमने एक बार भी इंट्रोड्यूस नहीं किया ना शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म क्या है तो नंबर काट लेंगे मैम। यस सर, मैं तो काट लेती। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2017 वाज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे कब इनेक्ट किया था? हमने नोट्स पे लिखा था तो इसको अंडरलाइन कर लो भाई, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। ओके, और क्या इंटेंशन थी उसकी, उनका पर्पस क्या था? विद द इंटेंशन ऑफ रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ इलीगल अबॉर्शन एंड कॉन्सिक्वेंट मैटरनल मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। तो उन्होंने कहा कि उनकी इंटेंशन ये थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पता चला? पर्पस। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या पता चला इस पैराग्राफ में? डेट कि कब हुआ था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और दूसरा हमें पर्पस पता चला कि मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का एक एक्ट बना है, उसके अधीन ही कोई अबॉर्शन करा सकता है ताकि वो देख सके कि भाई कोई लड़की है इस वजह से तो नहीं अबॉर्ट करा रहा कि उनको बेटी होने वाली है, जबरदस्ती अबॉर्शन कराई जा रही है। ठीक है, according to this act a pregnancy may be terminated on certain considered grounds within the first 12 weeks of pregnancy on the opinion of one registered medical practitioner। तो वो बता रहे इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो जिसने लेक्चर लगाया होगा और अगर नहीं लगाया पीछे जाके लगा लेना, हमने इसके नोट्स बनाए थे, याद है? ऐसे लिखा था 1 2 3 4 9 मंथ की प्रेगनेंसी लिखी थी, फिर बोला था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर अबॉर्शन करनी है तो एक मेडिकल प्रोफेशनल चाहिए, याद है किसी को? Yes, sir. Yes, ma'am. है ना? तो ये वही चीज यहाँ लिखी है। तो इतना बड़ा पैराग्राफ तो सारा ही इंपॉर्टेंट हो गया ये, राइट? तो इसको नोट्स की फॉर्म में जो लिखा है उसको रेफर कर लेना, ठीक है? चाहे इसके साथ लिखना नोट्स, फिर नोट्स में लिखा है उसको रेफर करना है। ओके, गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थकना नहीं है? ये बताओ किसको म्यूट करना है मुझे? हाँ ठीक है, थकना नहीं है। ऑलराइट, चले आगे। यस मैम। ओके, द ग्राउंड्स फॉर सच टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये दो ग्राउंड्स यहाँ पे बहुत अच्छे से दे रखे हैं बेटा। इस पैराग्राफ से आराम से 4 नंबर क्वेश्चन बनते हैं, 3 से 4। स्पेशली दिया भी एनसीईआरटी में नोट्स की फॉर्म में लिख रखा है, दे रखा है, फिर भी है तो दोबारा लिख लेना अपनी कॉपी में अच्छे से। ओके, चल रही हूँ मैं आगे। अब यहाँ पर ये डिस्कस कर रहा है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जहाँ ये लिखा है ना उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे ये चार्ट था। चलो स्टार्ट करें इसे। Yes, ma'am. ये इसे चला के बताओ, पेन चल गया। कितना टाइम बचा हमारे पास? कितने बजे तक है क्लास? 13. ओह ओके, चलो। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दैट इज एमटीपी। ओके, तो क्या होता है एमटीपी? इसकी डेफिनेशन लिखिए, इंटेंशनल, अपनी मर्जी से। जैसे इंटेंशनली है तुम, ऐसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ तुम कान बंद कर लो, इंटेंशनली नहीं सुनेंगे, अरे जितना मर्जी बोल लेगी मैं नहीं सुनूंगा, मैं तो सोचूंगा उसी के बारे में। इंटेंशनल और वॉलेंटरी जो हमारे कंट्रोल में होता है, जैसे हमारे कंट्रोल में है कि हम बैठ सकते हैं लेकिन हम तो लेट के रहेंगे, क्यों? हम राजा बेटा है, हम लेट के चलेंगे। तो इंटेंशनल और वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टाइम, यानी 9 मंथ होने से पहले अगर हम इंटेंशनली या वॉलेंटरी अपनी मर्जी से टर्मिनेट कर देते हैं प्रेगनेंसी को, तो उसको कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या इंड्यूस अबॉर्शन। देखने में बड़ी सिंपल सी भाषा लगती है ना, तो लगता है कि इसको अंडरलाइन करने की क्या जरूरत है, लेकिन जब पेपर में फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी लगाने होते हैं, मैथ के भी लगाने होते हैं, और आसपास लोग ऐसे घुसे होते हैं आंसर शीट में, तब डर लग जाता है। तो डर से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए इनको अंडरलाइन कर लो। ये उस टाइम तुम्हें कॉन्फिडेंस देंगे कि ये चीजें तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, बुक दिख रही है मेरी आंखों के आगे। ठीक है, nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world, which account for 1/5 pregnancy in a year। तो कह रहे 1/5 तो कंसीव प्रेगनेंसी होती है। अगर हम कंपेयर करें तो पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड एक साल में एटलीस्ट 45 to 50 million MTPs होती है। ठीक है, वट एवर द रीजन इज, वेदर टू एक्सेप्ट और लीगलाइज एमटीपी और नॉट इज बीइंग डिबेटेड अपॉन इन मेनी कंट्रीज ड्यू टू इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस और सोशल इश्यूज इन्वॉल्व इन इट। वो कह रहे हैं अब लीगलाइज करें एमटीपी को या ना करें, इसके पीछे ना बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, ये बहुत ही इमोशनल सिचुएशन है कि इसको लीगलाइज करें, क्योंकि इमोशनली आप एक बेबी को मार रहे हो ना। अबॉर्शन का अगर हम टेक्निकली हिंदी में बोले, सीधी भाषा में, तो एक बच्चे को गर्भ में ही मारना इज अबॉर्शन। तो इमोशनल रीजन है इसके साथ, एथिकल रीजन है इसके साथ कि आप एक जान को आप खुद कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आप वो जिए या मरे। रिलीजियस रीजन है यहाँ पे कि इन्हें गुनाह भी माना जाता है, इट्स नॉट अ राइट थिंग टू डू। सोशल इश्यूज भी है लोगों के साथ
कि नहीं एक्सेप्ट करते ऐसी चीजों को, राइट। तो इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए काफी लोचा है कि भाई इसको लीगलाइज करे या ना करे अबॉर्शन को। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज एमटीपी इन 1971। ये रहा हमारा 4 मार्क का क्वेश्चन है, छुपा के लिखा था। तो भारतीय सरकार ने एमटीपी को लीगलाइज कर दिया था 1971 में। ओके, इसे अंडरलाइन करो, ये सीधा 4 मार्क का क्वेश्चन आ गया। विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज ना हो इसके लिए कंडीशन भी रखी है। सच रिस्ट्रिक्शन आर ऑल द मोर इम्पोर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट, भेदभाव ना हो, इलीगल फीमेल फिटिसाइड ना हो, ठीक है, क्योंकि इंडिया में इसका रेट ज्यादा है। तो किस रिस्ट्रिक्शन के साथ इसको लीगलाइज करा गया तो इस लाइन को ना पूरा ही कर लेना। ओके, अब ये पूछ रहे हैं वाई एमटीपी, राइट, एमटीपी करनी क्यों है। Obviously, the answer is to get rid of unwanted pregnancy either due to casual unprotective sex. Casual मतलब जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाया गया, right? Casual sex हुआ, unprotective था, कोई precaution नहीं किया गया, या फिर failure of the contraceptive, maybe जो कपल थे उन्होंने contraceptive यूज किया लेकिन वो फेल हो गया, वो वर्क नहीं किया, यूज ड्यूरिंग द क्वार्टर्स, और मे बी किसी फीमेल के साथ रेप हुआ है, तो उस केस में एमटीपीज वो इसलिए चाहते हैं कि बेबी है जो अबॉर्ट कर दिया जाए। MTP are also essential in certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal. Fatal mean मार सकती है, either to the mother or the fetus or the both. ये इस पैराग्राफ में वो तुमको क्यों बता रहे हैं, why MTP। तो अगर करना ही है तो यहाँ डब्बा बना लो, ठीक है। तो अगर तुम्हें कभी नहीं समझ में, जैसे तुम ये पेज देख रहे हो और ऑप्शन है why MTP, इस बॉक्स को तुमने देखा, आइज क्लोज करी और सोचा हाँ भाई क्या रीजन हो सकते हैं, और अगर तुम्हारे दिमाग में रीजन नहीं आया तो उसको रीड कर लेना, और रीजन आ गया दैट मीन्स यू आर प्रिपेयर्ड। तो ये रीजन हो सकता है कि कैजुअल सेक्स है, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव वर्क नहीं किया, या फिर रेप केस था, ये रीजन हो सकता है कि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही तो मदर की जान को खतरा हो सकता है, बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, शायद दोनों की जान को खतरा हो सकता है। उस केस में अबॉर्शन को सजेस्ट किया जाता है, राइट। बड़े आगे Yes, ma'am. तो नहीं गए, थक गए हो तो ऐसे कर लो और ऐसे कर लो, और जोर से मत करना, लग जाती है। चलो अब तो सामने सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं यार, इस चीज का मोटिवेशन रखा करो, तुम्हारे सामने क्वेश्चन है इस चैप्टर से, तुम्हारे सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं आराम से, कुछ बचा नहीं है इसके अंदर बहुत सारा। ओके, तो ये तुम्हारा बहुत ही स्कोरिंग वाला चैप्टर है, इसलिए तो इसको पहले कराया है। मैंने सोचा प्लान कराऊंगी, मैंने कहा ये स्कोरिंग है और इजी है। और एनिमल वाला जो हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन करा है वो भी इजी है, उसको डिवाइड करके करना, ठीक है। तो जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है ना हमारा, वो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और इजी है। उसको कैसे प्रिपेयर करोगे, उसको डिवाइड करके प्रिपेयर करोगे। पहले तुम करोगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसमें तुम क्या करोगे, उसकी एनाटॉमी करोगे, फिजियोलॉजी करोगे, पूरी की पूरी मॉर्फोलॉजी करोगे, ठीक है, मतलब बेसिकली उसका स्ट्रक्चर वाला पार्ट करोगे। फिर तुम पढ़ोगे स्पर्मेटोजेनेसिस। एनसीईआरटी में पहले स्ट्रक्चर दोनों के दे रखे हैं, है ना, तुमको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। पहले मेल खत्म कर लो, उसके स्ट्रक्चर पढ़ लो, उसका स्पर्मेटोजेनेसिस करो, फिर करो फीमेल का पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर उसका करो स्ट्रक्चर, फिर उसका करो oogenesis, है ना। ये कर दिया, सेकंड पार्ट खत्म। एक एक दिन में बांट लो। आज क्या है, आज ट्यूसडे है, अरे ट्यूसडे है, चलो मैं अगर लगा लूँ ना, तुम आज भी नहीं पढ़ रहे, आज सिर्फ यही वाला पार्ट पढ़ोगे जो हम कर रहे हैं, तो तुम वेंसडे से लगा लो, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 दिन है तुम्हारे पास, पढ़ सकते हो आराम से। ओके, फिर उसके बाद तुम एक दिन रख लो जिसमें तुम क्या करोगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल इंपॉर्टेंट है, राइट, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। पोस्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में इसके बाद तो चैप्टर ही खत्म हो गया, बचा क्या, राइट। तो ये जब तुम सब करोगे ना तो कैसे करोगे, पहले पढ़ना नोट्स, देखो 3 पार्ट में चैप्टर डिवाइड है ना, अभी भी तुम्हारे पास एक दिन बच रहा है, राइट। तो पहले तुम पढ़ना नोट्स जिस भी टॉपिक को कर रहे हो, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर रहे हो, फिर पढ़ना तुम एनसीईआरटी, फिर पढ़ना तुम नोट्स। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें, काफी इस स्टेज पर आके एनसीईआरटी से तुम्हें कम टाइम लगने लग जाएगा। सेकेंड टाइम जब नोट्स पढ़ोगे बहुत कम टाइम लगेगा, फर्स्ट टाइम में ज्यादा लगता है, ठीक है। इसको कर लिया खत्म, टेक रेस्ट। फिर उसके बाद टेक रेस्ट लेना, इट्स कंपल्सरी, सबके लिए कंपल्सरी है। रेस्ट लिया तो ब्रेन को पता चलता है उसको कितना याद, और जो नहीं याद है वो भूल जाएगा, राइट। कम से कम 1 घंटे का रेस्ट तो हो। और उसके बाद तुम करना प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्वेश्चन लगाए बिना कोई टेस्ट देने नहीं आना, कोई फायदा नहीं होता। फिर देखना क्वेश्चन तुमसे कितने निकलते हैं, ओके।
और जो नहीं निकल रहे उनको समझने की कोशिश करना। ये मैंने क्यों मिटाया मुझे नहीं पता। हाँ वापिस आ गया। ठीक है, इससे तुम्हारा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव, जो हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर रहे हैं, आज एक बार उसको पढ़ लेना, एनसीईआरटी खत्म होने वाली है राइट। और एक बार तुम जिससे पहले पढ़ लेना उसको, सैटरडे को पढ़ लेना, इतनी बार तो कर चुके हो। ऐसे ही फॉलो करना और क्वेश्चन लगा लेना, तुम्हारा हो जाएगा चैप्टर आराम से, अच्छे मार्क्स Yes, बनते हैं ma'am. तुम्हारे। ठीक है, बाकी Yes, ma'am. देखो। चलो, एमटीपी से छोटा सा पैराग्राफ है ये तो, इतना से हो जाएगा। चलो भाई, MTPs are considered relatively safe during first trimester। पहले ट्राइमेस्टर में सेफ कहते हैं। पहला ट्राइमेस्टर का क्या मतलब है, ये क्या बोल दिया मैंने? Starting 3 months. वेरी गुड। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर राइट। ये वाली लाइन मैंने गलती से नोट्स में गलत लिख दी थी, याद है? मैंने करेक्ट करवाई थी, याद है? Yes, ma'am. कैसे याद करना है, रिलेट करना है। One disturbing trend observed is that a majority of MTP are performed illegally by unqualified quacks। ये वो लोग हैं जो हमें ना बनना है ना ही इनके हाथ में चढ़ना है। तो वो डॉक्टर बोलो, डॉक्टर नहीं हो जाते, क्वालिफिकेशन जरूरी होती है राइट। तो अनक्वालिफाइड क्वैक्स मींस अनक्वालिफाइड डॉक्टर, जो खुद को डॉक्टर्स बनाते हैं, उनके वो ये ज्यादातर करते हैं। विच आर नॉट ओनली अनसेफ, ये सिर्फ अनसेफ नहीं है बट ये फेटल भी है। फेटल मतलब जानलेवा। Another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of an unborn child। ठीक है, तो इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। Misuse of amniocentesis is to determine the sex of the unborn child। तो जो अनबोर्न चाइल्ड है उसका सेक्स डिटरमाइन करने के लिए एमटीपी यूज होती है, और सॉरी एमनियोसेंटेसिस यूज होती है। फ्रीक्वेंटली इफ द फीटस इज फाउंड टू बी फीमेल इट इज फॉलोड बाय एमटीपी। दिस इज टोटली अगेंस्ट व्हाट इज लीगल राइट। आई थिंक ये लाइन सबको पता है, फिर भी करना चाहो तो कर सकते हो क्योंकि इसका एक दूसरे के साथ रिलेशन है। एंड वी आर डन विद दिस पेज। शुड वी मूव ऑन? Yes, ma'am. ओके ओके ओके, चलो छोटू सा पैरा। Such practices should be avoided because these are dangerous both for the young mother, मदर के लिए भी खतरनाक, बच्चे के लिए भी खतरनाक। Effective counseling on the need to avoid unproductive coitus, that means sex, and the risk factor involved in illegal abortion, as well as providing more healthcare facility, could reverse the mentioned unhealthy trend। तो अगर रोकना है इन चीजों को जो हम पढ़ रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छी चीज है एजुकेशन, जो हम आपको बेसिकली एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। काउंसलिंग है, मेडिकल प्रोफेशनल से काउंसलिंग लो अच्छे से कि अनप्रोडक्टिव सेक्स से कैसे बचा जा सकता है और क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, इलीगल अबॉर्शन के साथ क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, इसलिए उसको नहीं कराना है। अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज देनी है राइट। तो सबसे अच्छी चीज इसमें एजुकेशन होती है। खुद भी एजुकेट हो, अपने साथ वालों को भी एजुकेट करो, करेक्ट। उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। एंड हियर वी हैव, अभी मुझे अच्छी पिक्चर मिली थी। सो दीज आर द सेम शूज एंड दिस इज वेयर हर नेम इज रिटन राइट। Yes, ma'am. नाउ रेडी फॉर द क्वेश्चन? Yes, ma'am. ओके, सोच रहे हो कि मैं तुमको बार बार शूज की फोटो भी दिखा रही हूँ। मैं एक बहुत बड़ी चीज को बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जब परसिस्टेंट कोई एफर्ट करता है तो वो सिर्फ एक जूते का पेयर चाहती थी, इतनी सी उसके ड्रीम थे, उसने इतनी मेहनत करी उसके लिए राइट। लेकिन बदले में उनको क्या मिला? उनके खुद के नाम की कंप्लीट चेन आ गई शूज की। सो कभी कभार हम अपना ही लेवल बहुत नीचे सेट करते हैं लेकिन हम खूब मेहनत करते हैं तो हमें इतना ज्यादा रिजल्ट मिलता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो शायद तुम्हारा भी रिजल्ट होगा कि हम डॉक्टर बन जाए, लेकिन अगर तुम मेहनत करते हो, करते रहते हो, लाइफ में बढ़ते रहते हो, तो तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी हाइट्स तक जा सकते हो। शायद मुझे भी नहीं पता, है ना। तो एफर्ट करते रहना चाहिए और अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन रहना चाहिए। अचीवमेंट कभी कभार हमारी सोच से भी बड़ी होती है राइट। जब भी थको तो इन सब चीजों को, ऐसे लोगों की स्टोरीज को समझा करो। इसलिए स्पोर्ट्स पर्सन की स्टोरीज बहुत इंस्पायरिंग होती है कि वो बहुत स्ट्रगल से बनते हैं राइट। तो ऐसी स्टोरीज आपको याद दिलाती है कि देयर इज स्टिल होप इन वर्ल्ड राइट। चलो रेडी फॉर द क्वेश्चन? 1 2 3। आई Yes, होप ma'am. इसके बाद क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन, ओके 1 2 3 स्टार्ट। जो गलत करेगा वो पिटेगा। एक सेकेंड।
ओ मुझे याद आया, गिफ्ट किया था हमने डिस्कस। कृतिका, दैट्स रॉन्ग। काफी सारे बच्चों का करेक्ट आंसर है, काफी सारे बच्चों का इनकरेक्ट आंसर है। वेरी गुड वेरी गुड। मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं गिफ्ट भूल गई थी बताना, ऐसा है क्या? Yes, ma'am. तोहफा नहीं दिया Yes, था? Yes, ma'am. ma'am. ओ फिर अरे याद दिला दिया करो यार, मैं भी मनुष्य हूँ, हो जाता कभी कभार, बता दिया करो। मैम भूल गए टाइप करके बताया था। क्या? चैट बॉक्स पे टाइप किया था लेकिन आपको याद नहीं आया। ओ फिर मैंने सोचा माइक ऑन करके ऐसे कैसे बोल दूं मैं, मैम मुझे इग्नोर कर रही है, मैं भी नहीं बात करूंगा। हो सकता है मेरा ध्यान ना गया हो, मुझे बता दिया करो भाई, ऐसे प्रोसेस ना छोड़ा करो, तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा अनजाने में। चलो दैट्स इट, टाइम्स अप। बेटा इतने कम रिस्पॉन्स मत दिया करो, हिम्मत रखा करो आंसर लिखने की। गलत और सही का फैसला तो बाद में होता है ना, पार्टिसिपेट किया करो। अभी तो सेकंड चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हैं हम साथ में, अभी तो बहुत आगे जाना है। पार्टिसिपेट तो करो, पार्टिसिपेशन से नहीं डरते, ज़्यादा से ज़्यादा हार ही जाओगे, क्या हो गया फिर? मैं तो खास कुछ कहती भी नहीं अभी, अभी बाद में बोलूँगी। लेकिन हारने से नहीं डरते होते, पार्टिसिपेट करते हैं। जिफ फॉर्म ऑफ जिफ। Zygote intrafallopian transfer. Yes. And what is the full form of gift? Gamete intrafallopian transfer. What is the difference between a gamete? A gamete, गैमीट को हम स्पर्म भी कह सकते हैं और ओवम भी कह सकते हैं, देखा जाए तो, है ना? गैमीट और जाइगोट में फर्क क्या होता है? मैम जाइगोट गैमेट्स के फ्यूजन के बाद बनता है। Yes. तो क्रोमोसोम नंबर का कोई फर्क है? मैम हाँ हाँ हाँ, वही वाला पॉइंट होता है। zygote diploid और gamete diploid। हाँ वो भी बिल्कुल सही बोल रहे हो, वेरी गुड बोथ ऑफ यू। राइट, जाइगोट जो होगा वो डाइप्लॉइड होगा, 2n प्लॉइडी, गैमीट है n, राइट, करेक्ट। Yes, ma'am. और जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, और गैमीट तो उससे पहले बना हुआ है। चलो अब पढ़ते हैं कि जिफ्ट इज कंसीडर बेटर देन गिफ्ट। तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर को हम गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर से बेहतर समझते हैं, बेहतरीन समझते हैं। तो ये भेदभाव क्यों? राइट, यही सवाल है देखा जाए तो, है ना? तो अगर मैं कह रही हूँ जाइगोट, तो मुझको ये दोबारा से है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाना पड़ेगा हमारा स्टैंडर्डाइज वाला। राइट, तो ये रही हमारी फेलोपियन ट्यूब, फिल्म इसके साथ ये रही, जिस तरीके से बनाते थे हम 1 करोड़ साल पहले, 1 करोड़ बार बनाई थी मैंने। ओके ठीक है, तो ये रही फेलोपियन ट्यूब, राइट, जिसको भी Yes, पीछे टाइप ma'am. भी किया था, है ना? अच्छा, तो फेलोपियन ट्यूब को टाई कर देते हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में, क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी, हाँ बिल्कुल, यस, रिलेट करते हुए चलना है ना? तो कह रहे हैं जिफ्ट में जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसपोर्ट, मतलब वो कह रहे हैं जाइगोट बनाओ पेट्री डिश में, ठीक है? ये रहा हमारा जाइगोट जो है बेसिकली 2n, इसको बना लिया हमने जाइगोट, और इसको उठा के फेलोपियन ट्यूब के अंदर इंजेक्ट कर दें। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा दिमाग लगाने की, एग्जैक्टली कहाँ इंजेक्ट किया, कैसे इंजेक्ट किया, हम इस डिटेल में नहीं जाना। हर सेल की एक स्टेज होती है, उस स्टेज के अकॉर्डिंग उसको डाल देते हैं। इतना साइंटिस्ट को पता है कि किस स्टेज में एको किस तरफ जाना है, कहाँ पे इम्प्लांट करना है, ठीक है? तो ये है हमारी ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। और दूसरी टेक्निक है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में वो क्या कह रहे हैं, नहीं कि उसमें दिखा रही हूँ, पर ये 2 अलग सिचुएशंस है, राइट? वो गिफ्ट में कह रहे हैं कि तुम गैमेट अंदर डाल दो, ठीक है? लेट्स से मैं स्पर्म यहाँ डाल देती हूँ कि फीमेल के पास तो यहाँ पे एग होगा ही, जब फीमेल की ओवरी में एग आएगा, वैसे दोनों तरफ डालेंगे वो, फीमेल की ओवरी में जब एग आएगा तो इसमें फ्यूजन हो जाएगी, राइट? तो वो डायरेक्टली इसको यहाँ पर रिलीज कर देंगे इसके पास। तो ये 2 प्रोसेसेस हो गई, ठीक है? ये कह रहे हैं कि इन दोनों प्रोसेसेस को हम फेलोपियन ट्रांसफर में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट? लेकिन जिफ्ट को हम ज्यादा बेहतरीन मानते हैं, तो उसको ज्यादा बेहतरीन मानते हैं, ये अपना स्टार है। ऐसा क्यों? ये हमारा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। जिफ्ट इज इजियर टेक्निक, दोनों केस में तो फेलोपियन ट्यूब में जा रहा है, तो इजियर तो क्या ही होगा, है ना? तो इस पे तो थोड़ा मुझे डाउट है।
इन जिफ्ट फर्टिलाइजेशन इज इंश्योर्ड, तो जिफ्ट के केस में फर्टिलाइजेशन इंश्योर है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. क्योंकि जाइगोट तो हम बाहर ही बना के भेज दिया ना, तो फर्टिलाइजेशन तो मैंने यहाँ कर दी, ये तो डन है कि फर्टिलाइजेशन तो होगी भाई, अब तो इम्प्लांटेशन का सीन है सारा, राइट? तो फर्टिलाइजेशन इंश्योर है, लेकिन गिफ्ट के केस में इंश्योर नहीं है। मैंने बेशक स्पर्म या हम इंश्योर नहीं कर सकते, वो उसी की तरफ जा रहा है, राइट? तो ये वाला पॉइंट तो सही है। अच्छा, गिफ्ट में ऐसी कोई बात करी थी कहीं पे? दोनों ऑलमोस्ट तो सेम टेक्निक देखा जाए तो, राइट? तो ज्यादा एक्सपेंसेस का फर्क नहीं होने वाला है। जिफ्ट इज रेडिली अवेलेबल टेक्निक, हमें इतना तो पता है कि जितनी टेक्निक है वो कम जगहों पे अवेलेबल है, ये बात तो हमने एक लाइन में पढ़ी थी, याद है तुमको? Yes, अगर ma'am. नहीं याद तो अभी एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। आंसर बचा हमारा सेकंड, तो आंसर हो गया हमारा सेकंड। गॉट इट? किसी को Yes, डाउट? Yes, ma'am. No, ma'am. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको पढ़ना है, उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इसको इतना पढ़ना है कि पागल हो जाए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, एसडीडी स्टैंड फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी फुल फॉर्म, पहले इसी को कर लो। इसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को ही हम कहते हैं वेनरल डिजीजेस, वीडी। मेरी लाइन से बहुत ही खराब है। इन्हीं को हम कहते हैं वीडी और इन्हीं को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ठीक है? ये ऊपर से देख अंडरलाइन कर लिया। नाउ इन्फेक्शंस और डिजीजेस व्हिच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड दिस। तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स से ट्रांसमिट होते हैं, मतलब प्रिकॉशन नहीं यूज हुई है या प्रिकॉशन यूज हुई है तो वो फेल हो गई है। तो जब भी बैरियर मेथड यूज नहीं होती, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस फैल जाती है, ठीक है? आईयूडीज वगैरह इससे नहीं बचा पाएंगी, बैरियर मेथड बचाते हैं, जैसे कि कॉन्डम्स, ठीक है? और सबसे ज्यादा जो मेल कॉन्डोम है वो बचाता है, फीमेल भी इतना सेफ नहीं होता। ये हमने करी थी जब हमने बैरियर मेथड पढ़ी थी, राइट? नाउ यहाँ पे एग्जांपल दिए, गोनोरिया, सिम्फिलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लेमिडाइसिस, जेनिटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनाइसिस। ये तुम माइक बंद कर लो। हेपेटाइटिस, क्या हो गया? मैम कोई और होस्ट बन गया। बनाओ भैया वापस होस्ट। कौन है होस्ट? काजल. काजल बेटी, बना दे होस्ट ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊँ। ये सडनली क्या हुआ था वैसे? पता नहीं मैम। अब काजल है क्लास में, चली गई है? हाँ, आपकी वॉइस लैग हो रही थी बीच में. वॉइस लैग हो रही थी? अच्छा, काजल कैन यू मेक द होस्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. काजल पे सबकी नजर टिकी हुई है। क्या काजल हमें होस्ट बनाएगी? क्या ये क्लास आगे चल पाएगी? छानने के देखिए यही लेक्चर। काजल, वहां पे ना 3 ऐसे डॉट लगी होगी, 1 2 3 हॉरिजॉन्टली, उस पर क्लिक करोगी ना तो ऑप्शन आएगा बेटा। उस पर ऑप्शन आएगा होस्ट बनाना है, को होस्ट नहीं बनाना है, होस्ट। समझ आया? मैम नहीं लग क्या रहा. काजल मुझे होस्ट बनाएगी? हाँ, मैम बनाने नहीं आता लगता उसको. अरे कोई मदद करो, हंसने की क्या बात है इसमें? पागल कहेंगे, नहीं आता? बेटा जहाँ पे नाम है ना मेरा साक्षी मधुसूद, उसके साइड पे देखो, वहां पर जाओ। कैमरा बंद कर दिया मैंने, देख मेरे नेम के ऊपर जाओ तो वहां पर एक म्यूट का ऑप्शन होता है, खबरदार जो मुझे म्यूट किया तो। म्यूट के साथ 3 हॉरिजॉन्टल डॉट्स आएंगी, उस पर क्लिक कर, वहां पे होस्ट बनाने का ऑप्शन आएगा। मिला? इधर इस पे जाना, पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करो, स्क्रीन पे नीचे लिखा हुआ है पार्टिसिपेंट्स। कौन कह रहा था इसे नहीं आता?
बात आ रही है? यस यस मैम। मैम। लैग करेगी आवाज, बता देना। ओके, तो और तुम सब सीख लो भाई होस्ट कैसे बनते हैं, अक्सर हो जाता है। तो देखो, among these HIV infection is more dangerous and discussed in detail in chapter 8। कोई ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बात कर रहा है, तो यहाँ पर तुमको क्या करना है कि कुछ मत करो, अपनी कॉपी के साइड में एक चीज लिख लो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नाम। ये नीट के लिए इम्पोर्टेंट, ये इम्प्लाई के लिए तुमसे सबकी डिटेल थोड़ी पूछेंगे, वो तो तुमसे नाम पूछ लेंगे। तो ये ट्रैकोमैनाइसिस, कोई डिटेल में जाने की इस चैप्टर में कोई जरूरत नहीं है, आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ पर बस इनके नाम लिख लो, बार बार दिखेंगे ना तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे, याद नहीं होता ना इतनी जल्दी। राइट, डन, समझ आएगा सीखने। यस मैम। थोड़ा सा आ रहा है गेस, मुझे फिर आ रहा है कि मैम आप अपनी कैमरा वीडियो बंद करती हूँ। ओके, वीडियो बंद। मैम वॉइस लैग हो रही देखे है ना, बिना इंटरनेट में प्रॉब्लम है। अब अब आ रही? नो मैम। नो, कभी भी अभी भी हो रही है? यस मैम। दुख, जिंदगी के दुख Now you are को not होल्ड। even visible. आई एम नॉट विजिबल, आई स्विच्ड ऑन ऑफ माय कैम। Okay. मैम ठीक है। मैम अब माइक बंद कर दिया, अब ठीक है? यस मैम। आज बेटा फटाफट रीड कर लेते हैं इसको, मैं कैमरा बंद करती हूँ थोड़ी देर, ठीक है? ओके, सो सम ऑफ दीज इनफेक्ट, जैसी बंद होगी मेरे पास बता देना है, ठीक है? नहीं तो मैम बोलती रहेगी, पता चलेगा नहीं। ओके, यस मैम। हाँ मेरे को पता, लड़के शैतान ने बताएंगे नहीं, तुम बता देना। यस मैम। Some of these infections like hepatitis B and HIV can also be transmitted by sharing of injection and needles, surgical instrument। तो अगर इन needles इंस्ट्रूमेंट पे ब्लड लग hepatitis B infected इंडिविजुअल का, तो दूसरे इंसान को भी हो सकता है। HIV पॉजिटिव ब्लड से भी दूसरे को फैल सकता है, ठीक है? सो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से भी फैल सकता है, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर से बच्चे को भी जा सकता है, ठीक है? तो ये बता रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी, साइड में लिख लो, हेपेटाइटिस बी की बात कर रहे हैं, और ये HIV की बात कर रहे हैं कि ये किस किस तरीके से फैल सकता है। तो मोड ऑफ स्प्रेड लिखा मैंने, और उसके नीचे मैंने ये पॉइंट बना दिए कि इंजेक्शन से फैल सकता है 1, सर्जिकल मेथड से फैल सकता है 2, ठीक है? ये ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से फैल सकता है 3, इन्फेक्टेड मदर से फीटस तक जा सकता है 4। यहाँ पे पॉइंट्स लिख लो साइड में, छोटे छोटे नोट्स है ये, फटाफट करने हैं, डिटेल में दूसरे चैप्टर में करना है, राइट? एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जहां बेटा वर्ड दिख गया ना एक्सेप्ट, ये मतलब है ये आगे 4 नंबर, ये कुछ कीवर्ड्स है जो तुम्हें ढूंढने होते हैं किसी भी बुक में, ठीक है? जहां लिखा है एक्सेप्ट, ये तुम्हारे भगवान है, इनको यहीं पकड़ लो, ये यहाँ से आएगा पेपर। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्ब्स एंड HIV इन्फेक्शन, अदर डिजीजेज आर completely curable if detected early and treated properly, ठीक है? तो एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्ब्स एंड HIV इन्फेक्शंस, अदर डिजीजेस हम कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं अगर ढंग से मिल जाए तो टाइम पे, ठीक है? तो ये एक्सेप्ट वाली 3 के नाम नीचे लिख लिया हमने, करेक्ट? Now, early symptoms of most of these are minor and include itching, fluid discharge, पानी सा निकलना प्राइवेट पार्ट से, स्लाइट पेन होना बॉडी में, स्वेलिंग दिखना हाथों पैरों में, इन द जेनिटल रीजन, या हाथों पैरों में दिखती है एड्स के केस में, बड़ा नॉर्मल सा है। तो इतने फीचर पे जनरली लोगों का ध्यान नहीं जाता। इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफन भी एसिम्टोमेटिक मतलब वो लोग जिनमें सिम्टम्स नहीं दिख रहे, इस टर्म का ये मतलब है। तो कोविड के टाइम पे काफी लोग थे जो एसिम्टोमेटिक थे, उनको सिम्टम नहीं आते थे कोविड के, पर कोविड था उन्हें, राइट? ओके, यस मैम। Yes, ma'am. चलो, एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम इन अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन एंड सोशल स्टिग्मा, ये जो लोग ऐसे हवा में जाते हो भगवान HIV हो गया, तो HIV हो सकता है ना, उसको गलत हॉस्पिटल में नीडल लगी, इंसान का क्या कसूर था उसमें, राइट? So attached to the STIs deter the infected person from going for timely detection and proper treatment। तो वो कह रहे हैं कि इसके साथ जो टैबूज लगे हैं ना इन बीमारियों के साथ, तो लोगों को अगर इन्फेक्शन भी आता है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर लगता है तो चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि कितनी सारी डिजीजेज इनसे बचा जा सकता है अगर जल्दी से वो डिटेक्ट हो जाए, राइट? नाउ
कहाँ गया? दिस कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, अबॉर्शंस, स्टिल बर्थ। ठीक है, तो पेल्विक रीजन हिप रीजन होता है, वहाँ से इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, वैसी कुछ इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो सकती है अगर जल्दी से डिटेक्ट ना हो। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है वो अबॉर्शन हो सकती है, उसमें बच्चा मरा हुआ पैदा हो सकता है, दैट इज स्टिल बर्थ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब कि जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस में होने की जगह बॉडी के किसी और पार्ट में होगी, मान लो फेलोपियन ट्यूब में ही होगी, तो वो प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। यूट्रस की जगह कहीं और इम्प्लांटेशन हो जाता है ऐसा। इनफर्टिलिटी, जनरली एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हो जाती है। इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर, ऐसी अगर हम इग्नोर करते रहे तो कैंसर तक जा सकती है बात। STIs are the major threat to the healthy society. Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are the given prime consideration under the reproductive health care program. याद है तुमको reproductive health care program स्टार्टिंग में किया था चैप्टर के? तो उसका मेजर गोल है कि वो इन सब चीज़ों से बचाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस लाइन को अंडरलाइन कर सकते हो, प्रिवेंशन ऑन और अर्ली डिटेक्शन से लेकर इस प्रोग्राम तक। ओके, समझ आई? Yes, ma'am. हेलो, Yes, ma'am. बोलो, दिख नहीं रही तो क्या बोलना छोड़ दोगे? नाराज हो जाओगे? आगे बढ़ती हैं। द ऑल पर्सन्स आर वनरेबल टू दीज इन्फेक्शन। भाई सबको हो सकता है, ऐसे थोड़ी है ना किसी को नहीं हो सकते, राइट? देयर इंसिडेंट्स आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग द पर्सन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24। ठीक है, जिस एज ग्रुप में तुम लाइक करते हो उस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा ये इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो ये एज स्पेसिफिकली मेंशन करें ना बेटा, तो ये नीट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंडरलाइन कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, STIs के लिए ये एज बहुत वनरेबल है। ओके, चाहे साइड में लिख लो। द एज ग्रुप टू विच यू ऑल्सो बिलोंग, समझ रहे हो? धमका सा रहे तुम्हें, ध्यान रखना है। देयर इज नो रीजन टू पैनिक। ये अच्छा सहानुभूति भी दे रहे हैं कि बेटा घबराने की बात नहीं है, बस डरा रहे हैं। बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल, क्योंकि प्रिवेंशन पॉसिबल है, तो सिंपली कह रहे हैं एजुकेटेड रहो तो ये सब डिजीजेस नहीं होंगी। वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग द सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो। अच्छा, अभी तुम्हें रास्ता भी दिखा रहे हैं, चले आगे। Yes, ma'am. तो ये रास्ता बता रहे हैं हाउ टू प्रिवेंट, राइट? हाउ टू प्रिवेंट व्हाट? हाउ टू प्रिवेंट व्हाट? STDs. ओ कितना थक गया बेचारा, मैंने इतना सारा रीड कर लिया है, माय गॉड। हाँ बेटा, STI STD कुछ भी कह ले। पहला, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर। जिन्हें नहीं जानते हैं उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाने हैं, राइट? और मल्टीपल पार्टनर्स के साथ भी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनानी है, एड्स फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम ड्यूरिंग क्वार्टर्स। चाहे कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हो, कॉन्डम्स यूज़ करो, क्योंकि ये आपको STI से बचाते हैं, राइट? STD से बेसिकली बचाते हैं ना, तो कॉन्डम यूज़ करने चाहिए। चाहे कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, अगर किसी के साथ आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो कॉन्डम यूज़ करने से वाइज वे। इन केस ऑफ डाउट, कोई शक हो, वन शुड गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर। क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज विद इन्फेक्शन, राइट? तो अगर शक हो कि भाई कुछ तो अब नॉर्मल चल रहा है बॉडी में, तो चेक करवा लेना चाहिए। गॉट इट? ये 3 पॉइंट्स गोल्डन पॉइंट्स पूछा जा सकता है नीट में। याद है वो क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 2 आया था और फिर पूछा था कितनी सही है। 3 स्टेटमेंट लिख के तुम्हें 4 ऑप्शन दे देंगे, बताओ कितनी सही है, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कॉन्सेप्चुअल आराम से 4 मार्क का। चले आगे, Yes, ma'am. चलो बढ़ती है Yes, जीवन। ma'am. इनफर्टिलिटी, अरे खत्म होने वाला चैप्टर। A discussion on reproductive health is incomplete without a mention of this infertility. A large number of couples all over the world, including India, are infertile. They are unable to produce children in spite of unproductive sex. So infertility को यहाँ से underline करना है हमें, और यहाँ तक करना है कि infertility का मतलब able to children spite of unprotected sexual cohabitation। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं और एक साथ रह रहे हैं, फिर भी वो इनफर्टाइल हैं। द रीज़न फॉर दिस कुड बी मैनी। फिजिकल, को जेनिटल बचपन से कोई रीज़न है, फिजिकली डिजीज़ है, कोई ड्रग्स है, ड्रग्स कंज्यूम करने का रीज़न है, इम्यूनोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, या साइकोलॉजिकल कोई इशू चल रहा है उनके साथ कि वो नहीं कंसीव कर पा रहे, राइट? इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस, बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर। तो ऐसा नहीं है मेल्स में ही होती है, वो सिंपली कह रहे हैं कि इंडिया में जनरली औरतों को कहते हैं कि घर में बच्चा नहीं है, पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो यार रीजंस को अंडरलाइन कर लो, ठीक है? इन रीजंस को अंडरलाइन कर लो, और कोई भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है मेल हो, दोनों भी हो सकते हैं। सो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट could help in diagnosis,
and corrective treatment of some of these disorder and enable these couples to have children. However, where such corrections are not possible, the couples could be assisted to have children through the certain special techniques जिनको हम कहते हैं आर्ट. अब यहाँ पे आर्ट की बात करेंगे, तो और कुछ अंडरलाइन नहीं करना, बस इतना करना है. करेक्ट? Yes, ma'am. करेक्ट. Yes, अब ma'am. देखो Yes, ma'am. Yes, ma'am. वो पेज आने वाला है. Arjun Award. पता ही क्या है? अर्जुन अवार्ड किन्हें दिया जाता है? Players को. सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है. सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, उनके लिए ऑनर है. तो ये जो हेमा दास है उन्हें दिया गया था अर्जुन अवार्ड. ओके, बहुत छोटी सी उम्र में उनको 2018 में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया था और उसी में उन्हें ये दिया गया था. तो ये बहुत बड़ा ऑनर है. ओके, ये उसका रेप्लिका है. सो जिसको भी डिमोटिवेशन हो रही हो वो समझ जाए कि उनसे भी शायद छोटी उम्र की लड़की है या शायद आप लोगों की एज की लड़की है जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है. उन्होंने बहुत मेहनत करी है. राइट, चले आगे. Ma'am. चलो. ओह, क्वेश्चन आ गया. रेडी? 1 2 3 स्टार्ट. कमन 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 कमन. ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी मैं, क्योंकि मुझे इंटरनेट का थोड़ा सा डर है. कमन कमन, यू कैन डू इट. चलो चलो, कर सकते हो भाई. क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? क्वेश्चन विजिबल है सबको? Yes, ma'am. ये पूछ रहे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन 4 स्टेप का प्रोसीजर है, तो क्या करेक्ट सीक्वेंस होगी? 4 स्टेप लिख दिए इन्होंने, 1 2 3 4. तुम्हें सीक्वेंस सही बनानी है कि 4th पहले आएगी, 3rd पहले आएगी, ये क्या ऑर्डर रहेगा. तो तुमको सीक्वेंस बतानी है. जो सीक्वेंस करेक्ट नीचे लिखी है वो सॉल्व कर दो. ओके ओके, अभी तक करेक्ट आंसर नहीं मिला है मुझे. वेटिंग, स्टिल वेटिंग. कमन कमन, आई नो थोड़ा लंबा है बट इम्पोर्टेंट है. ओके, ऑलराइट ऑलराइट. ओके ओके ओके, ऑलराइट. सो हमारे पास करेक्ट आंसर सबसे पहले हेमराज ने दिया है. वेरी गुड हेमराज. साहिल का आंसर करेक्ट है. वेरी गुड. राबिया का आंसर करेक्ट है. वेरी गुड. ओके, स्टॉप. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, राइट, उसकी क्या सीक्वेंस रहेगी. राइट. सो सबसे पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक पेट्री डिश के अंदर होता है ना. तो क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? oocyte रिट्राइवल, oocyte बाहर निकालना. ओवेरियन स्टिमुलेशन एंड मॉनिटरिंग, जो फीमेल की ओवरी है उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट पे रखना ताकि हम उसमें पहले ओव्यूलेशन हो, एग बने. ठीक है. फर्टिलाइजेशन करवाना या एम्ब्रियो का ट्रांसफर करना. तो हमें इसकी सीक्वेंस बतानी है. तो बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में अंडे के साथ तब कुछ करोगे ना, पहले अंडा तो बने. तो सबसे पहले ओवरी की स्टिमुलेशन एंड उसकी मॉनिटरिंग होगी. तो सबसे पहला स्टेप होगा सेकंड. कौन से ऑप्शन में सबसे पहला सेकंड है? थर्ड एंड फोर्थ. चलो इन दोनों को काट दो. जाओ भाई, निकलो हमारी जिंदगी से, आ जाओ भैया. तो ऑप्शन पे फोकस करेंगे. अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने एग बना लिया बेटा ओवरी के अंदर, तो निकाल लो ना. तो oocyte रिट्राइवल होगा. तो सेकंड स्टेप होगा हमारा फर्स्ट. कौन से वाले में है फर्स्ट? फोर्थ. तो बेटा आंसर वैसे ही फोर्थ हो गया, बिना पढ़े. यस मैम. फिर भी पढ़ेंगे हम. बाहर निकाल लिया उनको, फिर हम उसमें करेंगे फर्टिलाइजेशन, है ना. एग रख लिया तो स्पर्म के मिक्सचर में मिला देंगे इसको. तो फर्टिलाइजेशन थर्ड होगा. हाँ, थर्ड है. उसके बाद एम्ब्रियो बन गया. जब ये दोनों मिल ही गए तो एग बन गया ना हमारा जाइगोट. इस जाइगोट क्या होता है, उसको हम कर देते हैं ट्रांसफर. सरोगेट मदर है जिसकी बॉडी में, किस फीमेल की बॉडी में आगे जानना है. राइट. तो फोर्थ है इसका आंसर. गॉट इट? यस मैम. बच्चों ने किया पर अच्छा किया. काजल आपने ठीक किया. ओके, आगे चले. आगे यस मैम. बेटा आवाज आ रही है ना? यस. बस इसको फटाफट रीड करके ख़त्म कर देते हैं. ओके, उसके बाद आप लोग जा सकते हैं. सॉरी श्रुति, आज नहीं सुन पाऊंगी, कल सुनेंगी दोबारा इंसिडेंट. सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को ये बता रहे हैं, IVF फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी. इस लाइन को अंडरलाइन करो. तो पहली टेक्निक ये थी.
और जनरली जैसी जाइगोट बना फिर हम उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस टेक्निक को कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर, जहाँ शॉर्ट फॉर्म में उसको अंडरलाइन कर दो। इट इज वन ऑफ दैट मेथड। नाउ इन दिस मेथड दिस इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। तो बेटा IVF के बाद से लिख दो टेस्ट ट्यूब बेबी, ताकि कभी जिंदगी में कंफ्यूजन ना हो, राइट। नाउ ओके प्रिया, ये लो बेटा, आंसर 4th है प्रिया, ऑलराइट। Yes, आंसर, ma'am. ओके चलो चल रही हूँ। अब ओवम फ्रॉम द वाइफ, अभी यहाँ ना ये प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रहा है तुमको IVF का, राइट। सो ओवम फ्रॉम द वाइफ, या तो वाइफ से लो या डोनर फीमेल से लो, एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड और द डोनर आर कलेक्टेड एंड आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म zygote अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी। द zygote और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमेर स्टेज। तो यहाँ तक इन्होंने प्रोसेस समझाया है, ओके यहाँ तक। तो यहाँ तुम लिख सकते हो IVF प्रोसेस, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, कोई बात नहीं। ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है NCERT का, ऊपर लिख लो, इंपॉर्टेंट करना ही पड़ेगा, 4 मार्क का क्वेश्चन आता है इससे। अब देखो ये बता रहे हैं, अगर तो एज ब्लास्टोमेयर की स्टेज पे है तो जाइगोट को हम डालते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, उसको फेलोपियन ट्यूब में डाल देंगे जो हमने पीछे करा था। और एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज पे है तो हम उसको इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर करते हैं, मतलब यूट्रस में डाल देते हैं टू कंप्लीट फर्दर डेवलपमेंट। गॉट इट? Yes, ma'am. अब एक टेक्निक है, ध्यान से सुनना, इन वीवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो IVF में इन वीवो मत समझ लेना उसको, IVF सिर्फ इसके साथ दिया है शॉर्ट फॉर्म, इन वीवो फर्टिलाइजेशन को शॉर्ट में लिखा ही नहीं है। तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमीट विद इन द फीमेल। तो बॉडी के अंदर जो होता है वो इन वीवो है, जब वो बाहर कंडीशन में होता है तो उसको इन विट्रो कहते हैं। तो ये फर्क याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज करेगा। ऑल्सो कुड बी यूज फॉर सर्च ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन फीमेल बॉडी भी कर सकते हैं, फिर फ्यूजन करने के बाद फीमेल की बॉडी से जाइगोट निकाल के सरोगेट मदर के बॉडी में डाल सकते हैं, क्योंकि मे बी फीमेल की बॉडी की यूट्रस ना तैयार हो बेबी इम्प्लांटेशन के लिए, ओके। ये भी एक प्रोसेस होता है। गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ट्रांसफर ऑफ कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इन फीमेल ट्यूब, इसको हम क्या कहते हैं, ध्यान से देखना, अभी हम पीछे करके आए हैं इसको। गिफ्ट की बात कर रहे हैं। गैमेट को डाल दो अनदर फीमेल की बॉडी में जो एक नई एग प्रोड्यूस कर सकती है, ये भी कर सकते हैं, राइट। कैन प्रोवाइड सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन। नाउ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, हमने ये भी करा है, ये भी अलग मेथड है जिसमें स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, राइट। इनफर्टिलिटी केसेस either due to inability of the male partner to inseminate the female or due to very low sperm count in the ejaculate could be corrected by artificial insemination। बेटा artificial insemination के साथ 2 कंडीशन लिखी है, ये है इंपॉर्टेंट, इसे करना है अंडरलाइन। ध्यान से देखो 2 कंडीशन क्या है। इनफर्टिलिटी केसेस ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट, पहली कंडीशन, और दूसरी ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट, दूसरी कंडीशन। तब हम करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मेल में कोई दिक्कत हो तब ये प्रोसेस करेंगे, ठीक है। इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड either फ्रॉम द हस्बैंड और द डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फीमेल वेजाइना और द यूट्रस। इसे हम कहते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल, ओके। तो AI के साथ इन्होंने सेक्स मेंशन किया और किसी के साथ नहीं किया था। गॉट इट? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, यस मैम। बस एक क्लास थियोरेटिकल सा पेज है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, तुम्हें सुन लो एक बार। द ऑप्शंस आर मैनी, ऑल दिस टेक्निक रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट चाहिए और अच्छे से क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए। दिस फैसिलिटी आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन फ्यू सेंटर इन द कंट्री। तो इसे अंडरलाइन कर लो, बहुत कम जगहों पर ये अवेलेबल है। देयर बेनिफिट, कुछ ही लोग इसको, लिमिटेड लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके साथ इश्यूज भी है जो हमने पहले डिस्कस कर लिए, राइट। सो अल्टीमेट एम तो यही है ना कि बेबी हो, तो इसके लिए हम लोग क्या सजेस्ट कर सकते हैं, दैट अ लॉ परमिट लीगल अडॉप्शन एंड इट इज येस अनदर बेस्ट मेथड फॉर कपल लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। ओके, अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, इसी के साथ हमारा NCERT रिव्यू खत्म। किसी को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. तो No, फिर ma'am. मैं ओके देन आई विल से थैंक यू आप लोगों ने पेशेंस रखे,
इतनी देर तक किसी को रीडिंग करते हुए सुनना बहुत ही अनोइंग और बहुत ही ज़्यादा टायरिंग हो सकता है। आई एक्सेप्ट दैट, आई रिस्पेक्ट योर पेशेंस। आप लोगों ने इतनी देर हिम्मत करके सुना, है ना, और रुके भी, भाग भी सकते थे लेकिन तुम लोग रुके, सो थैंक यू सो मच। आई होप ये आप लोगों को मदद करे टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म करना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर? हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट वाला चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो तुम अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करो एंड आई सी यू टुमारो। ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर, Yes, ma'am. बाय बाय। Thank you. मैम नो Thank you. वेलकम।